अगले ज्योतिषाचार्य के रूप में हमारे साथ में उपस्थित हैं सुश्री श्रेया चौबे जी देवास से। मैम नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं जानना चाहूँगी आपसे कि प्राचीन काल में वास्तु का परीक्षण किन स्तरों पर किया जाता था और तब वास्तु दोष की अवधारणा प्रचलन में क्यों नहीं थी? देखिए, वास्तु दोष की अवधारणा तब हो जब वास्तु दोष निर्मित हो। आज की जो हमारे आज का वास्तु है उसमें हम घर के अंदर किचन भी यूज़ करते हैं, घर के अंदर टॉयलेट भी यूज़ करते हैं और सीढ़ियाँ भी यूज़ करते हैं। पहले जो था प्राचीन काल में ना सीढ़ियाँ होती थी ना किचन होता था, घर के बाहर चूल्हा जला करता था। तो इसलिए प्राचीन काल में वास्तु दोष को नहीं माना जा वास्तु दोष होता ही नहीं था, इफेक्ट ही नहीं करता था। लेकिन आज जो है किचन भी है, सीढ़ियाँ भी है। किचन से अग्नि तत्व इनबैलेंस भी होता है और बैलेंस भी होता है। राहु पीड़ित होता है अगर हमने गलत जगह पर टॉयलेट बनाया है तो। और पहले जो था आपने देखा होगा कि पुराना इंटीरियर जो होता था उसमें बीच का मैदान खाली रखा जाता था और आसपास सारे रूम्स और जो भी रहता था इंटीरियर उस तरह का रहता था। तो इसलिए पहले जो है वास्तु दोष होता नहीं था। और आज की कंडीशन में जो है वास्तु दोष इसलिए निर्मित होता है क्योंकि एक एक रूम अटैच्ड बाथ है और बाथरूम अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट करता है जो हमारे घर की वास्तु की एनर्जी को इनबैलेंस करता है। तो वास्तु वैदिक परंपरा से आया है, हमारे वेदों से आया है। इसका महत्व पहले भी था, लेकिन पहले वास्तु दोष इसलिए वर्क नहीं करता था क्योंकि पहले के घर जो बनाए जाते थे वो सब वास्तु आधारित बनाए जाते थे। जी मैम, आपने वर्तमान में भी वास्तु का महत्व हमें बताया। मैं आगे आपसे जानना चाहूँगी कि क्या 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की कुंडली नहीं देखी जानी चाहिए? इस पर ज्योतिष विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की कुंडली पर ऐसी भ्रांतियां हैं कि नहीं देखनी चाहिए कुंडली। लेकिन हम कब ज्योतिष को कुंडली दिखाने आते हैं? जब हम 35 साल के हो जाते हैं, 40 साल के हो जाते हैं और हमारे जीवन में कई सारी समस्याएं निर्मित हो जाती। जब हमारे पीड़ित ग्रह हमें पीड़ा पहुंचाने लग जाते हैं तब हम ज्योतिष के पास जाते हैं। अगर यही हम बचपन से जो पैदा हुआ बच्चा है उसका नाम उसकी ग्रह दशा के अनुसार रखवा दे, उसको कौन से ग्रहों को पूजना है, क्या करना है, किस तरह से उसे अपनी लाइफ को अपने ग्रहों के अकॉर्डिंग अनुकूल रखना है, ये हम उसे कम उम्र में ही देख दे तो उसका 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की कुंडली देखने पर बहुत सारे फायदे हैं। जो ग्रह दशा हमको बाद में पीड़ित करती है वो बच्चे को भविष्य में पीड़ित नहीं करेगी। मैम, एक समय में कई बच्चों का जन्म होता है, मतलब उनकी कुंडली भी फिर एक ही होती होगी, लेकिन उनका जीवन अलग अलग क्यों होता है? सही कहा आपने। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक ही समय में, हिंदुस्तान में क्या सारे विश्व में एक ही सेकंड में कई सारे लोगों का जन्म होता है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्म हुआ उस वक्त कई सारे लोगों का जन्म हुआ होगा, लेकिन मोदी जी ने हमेशा अपने भाग्य के ग्रह को, अपने भाग्य का ग्रह जो है चंद्र ग्रह, वो कर्क राशि है उस ग्रह की, तो उन्होंने अपने भाग्य के ग्रह को, चंद्र ग्रह को, जल तत्व को बहुत प्रधानता दी, अपने भाग्य को बहुत उन्नत बना करके रखा। उन्होंने हमेशा शिव जी को पूजा, गंगा जी को पूजा, उत्तराखंड में काफ़ी सारी साधनाएं की। तो इस तरह से दो व्यक्तियों का जन्म एक समय पर होता तो है, लेकिन उनके कर्म अलग अलग होते हैं। कोई शिव को पूज रहा है तो कोई कृष्ण को पूज रहा है, कोई टेक्निकल इंडस्ट्री में है तो कोई मेडिकल इंडस्ट्री में है, कोई किसी के पिता आर्मी से उनका जीवन यापन करवा रहे हैं तो किसी के पिताजी का वर्क किसी और फील्ड में है। तो ये सारी चीज़ें उनके ग्रहों को कैलकुलेट करती हैं। जिसके पिताजी टीचर है वो गुरु वाले ग्रह से जीवन यापन हो रहा है उनका, तो किसी की पिताजी टेक्निकल इंडस्ट्री में है तो शनि वाले ग्रहों से उनका जीवन यापन हो रहा है। तो हमारी कुंडली में तो ग्रह दशा एक सी थी, लेकिन हमारे जीवन पर जिन ग्रहों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा वो दो लोगों की कुंडली में अलग अलग रहा। इसीलिए दो व्यक्तियों का जन्म तो एक समय पर होता है लेकिन उनका जीवन एक सा नहीं चलता, क्योंकि उनके कर्म निर्धारित करते हैं कि वो आगे क्या बनेंगे और उनकी जीवन शैली निर्धारित करती है कि वो आगे क्या बनेंगे। भारत में हम विवाह करने से पहले कुंडली मिलान करते हैं, लेकिन गुण मिल जाने के बाद में भी दाम्पत्य जीवन में परेशानी क्यों आती है? देखिए, कुंडली मिल जाने के बाद भी दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है क्योंकि भ्रांति ये है कि गुण मिल गए तो अब जीवन बहुत अच्छा चलेगा। गुण मिल जाना मात्र ठीक नहीं है। 7वां घर, कुंडली का सप्तम स्थान जो होता है वो हमारे दाम्पत्य जीवन को दर्शाता है, और सप्तम स्थान ही अगर पीड़ित है तो आप 36 गुण मिला लीजिए, वो विवाह कहीं ना कहीं परेशानियों वाला रहेगा ही रहेगा।
सप्तम ग्रह को अगर हम उसकी पीड़ाओं को दूर कर दिया होता, जब अगर उसकी कुंडली में सप्तम ग्रह घर का स्वामी जो है पीड़ित था और उसमें तलाक के पूर्ण योग थे, तो हम पहले ही उसका कुंभ विवाह करवा देते, अर्क विवाह करवा देते, वो दोष दूर हो जाता। तो दूसरा विवाह के समय अगर हम गुण मिलाते तो शादी बहुत अच्छी होती। लेकिन हमें उसमें दूसरे विवाह के ग्रहों को भी देखना बहुत जरूरी है कि क्या ये ग्रह पीड़ित तो नहीं है। अगर ये पीड़ित होंगे तो भी शादी नहीं चलेगी। तो सिर्फ गुण मिलाना जरूरी नहीं है, कुंडली में आपके विवाह टिकने के कितने योग है, फिर आपके चंद्र और सूर्य ग्रह का बैलेंस कितना है। लड़की का अगर चंद्र ग्रह बलवान नहीं होगा तो परिवार में सामंजस्य नहीं जमा पाएगी, और पुरुष का यदि सूर्य ग्रह बलवान नहीं होगा तो वो उस घर को का वर्चस्व नहीं निभा पाएगा। जी मैम, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। मैम, आजकल की जो युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति के नशे में लिप्त होती जा रही है, तो इसके भी कोई ज्योतिषी कारण है क्या? हाँ बिल्कुल है, पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जाते जा रहे हैं, उसका कई सारे कारण है। अगर आप देखें तो पहले के ज़माने में हमारे पूर्वजों ने हम बच्चों में कई सारे गुण डाले थे कि लड़कियां अक्सर शिव जी की आराधना करती थी, लड़के जो है सूर्य को अर्घ देते थे, हनुमान जी के मंदिर जाते थे। अब लड़कियां ना तो शिव जी के, अच्छा उनका वेशभूषा थी तो उनकी वेशभूषा, उनकी आराधना करने का ढंग, इन सब तौर तरीकों से जो है हमारे कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रह बैलेंस होते हैं और कोई ना कोई ग्रह बिगड़ता है। अब क्या होता है, लड़कियां कॉटन कपड़े पहनती है, कसे हुए कपड़े पहनती है, दिन भर घर के बाहर रहती है, सूर्य की रोशनी में रहती है, वो घर में छाया के अंदर, चंद्र तत्व के अंदर, जल तत्व के अंदर तो रहती ही नहीं है, उनमें पूरा मर्दाना नेचर आता जा रहा है। वो आप ये हो गया है कि वो शमशान तक जाने लगी अंतिम संस्कार करने। ये तो हमारे संस्कृति नहीं है। तो जो आज की पीढ़ी में बच्चों को वो संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं कि हमारे ग्रह दशा के अनुसार, हमारी जो परंपराएं थी उसके अनुसार हम जल तत्व को प्रधानता दें। अगर जल तत्व और गुरु तत्व को प्रधानता दी जाए, पहले लड़कियों को पूरा सोना पहना के रखा जाता था, वो गुरु ग्रह बलवान होता था, शुक्र उतना बलवान नहीं होता था। आप देखेंगे फॉरेन में लड़कियां डायमंड पहनती है, उनका शुक्र बलवान होता है, वो अपनी मर्जी से एक से ज्यादा पुरुषों के साथ संबंध रखती है, एक को पकड़ती है, उससे डाइवोर्स होता है, दूसरा पकड़ लेती है, वो नशा करती है। लेकिन हमारी संस्कृति में शुरू से पूरा सोने में लाद के रखा गया, स्त्री को उसका गुरु ग्रह बलवान करके रखा गया, उसको भोलेनाथ की पूजा करवाई गई, उसका चंद्र ग्रह बलवान करके रखा गया। अब ये सारी संस्कृति को हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। अगर हम फिर से वही चंद्र ग्रह और गुरु ग्रह पे जोड़ देंगे तो ये पाश्चात्य संस्कृति से लड़कियों का छुटकारा होगा और नशे की लत कहीं ना कहीं छूटेगी। मैम, यदि भाग्य में जो लिखा है वो होना तय है तो फिर ज्योतिष की आवश्यकता ही क्यों है? देखिए, अगर भाग्य में जो होना लिखा है वो 100% तय होता तो भगवान राम भी राज ज्योतिष नहीं रखते और भगवान कृष्ण भी राज ज्योतिष नहीं रखते। हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ पे बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े राजघरानों में भी राज ज्योतिष हुए। जिन राम की हम आराधना करते हैं वो भी अपने पिता से ज़्यादा अपने राज ज्योतिष को महत्व देते थे। तो भाग्य में जो लिखा है वो होना निश्चित तो है, लेकिन उसकी मात्रा कम की जा सकती। ज्योतिष भगवान तो नहीं हो सकता, लेकिन वो एक मार्गदर्शक जरूर हो सकता है। अगर लिखा आपकी कुंडली के अनुसार आपका सूर्य ग्रह बहुत बलवान है, आपको हार्ट से संबंधित समस्याएं हो रही है, सूर्य ग्रह आपको नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, तो ज्योतिष आपको उस ग्रह को डाउन करवा के उस बड़ी समस्या से, हो सकता है कि सीने में बहुत हल्का सा दर्द हो लेकिन हार्ट अटैक नहीं हो, उस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। और ऐसे ही हम जब कुंडली का अध्ययन करते हैं तो 9वां घर भाग्य का ग्रह है और उसके बाद कर्म को प्रधानता दी गई है। 10वां घर, तो भाग्य में जो लिखा है 9वां घर, उसके बाद अगर हम 10वें घर पर ध्यान दें, 10वें घर की ओर आकर्षित हो, 10वें घर को हम बैलेंस करें तो हम भाग्य को कर्म के द्वारा बदल सकते हैं। जी मैम, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने हमें। वेदांग वार्ता महोत्सव के पॉडकास्ट सत्र में हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू।